चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने कल प्रीवियस वीडियो तक पढ़ा था, उसके आगे वो है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। देखो इसमें आपको करना क्या है कि अगर जैसे आपने अभी तक निकाला था, विभव निकाला था, वैद्युत विभव क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, विभवांतर पढ़ लिया। विभवांतर के बाद हमने पढ़ लिया कि किस तरह से हम विभव प्राचीर निकालते हैं, या हम ये उसे कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे आता है हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। यानी कि अगर आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है, तो उसकी गति क्या होगी। गति मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब बात आती है एक समान वैद्युत क्षेत्र की। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र जो जनरेट किया जा सकता है, वो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आपको अभी तक ये पता था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र हम किसी आवेश की वजह से भी जनरेट कर सकते हैं। कि मेरे पास कोई एक आवेश है Q, उस Q आवेश की वजह से वैद्युत बल रेखाएँ होंगी। अगर वो वैद्युत बल रेखाएँ एक दूसरे से बराबर दूरी पर आगे की ओर चलती रहें तो वो वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये रखा यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र किसी एक आवेश की वजह से नहीं होगा, वो किसी भी दो प्लेटों पर प्लस और माइनस आवेश को, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश को एक समान रूप से अगर दो समांतर प्लेटों पर वितरित कर दिया जाए तो उनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हमेशा याद रखो कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर क्या होती हैं, जाती हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे पास जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा। ठीक है, और उसकी दिशा ये आपको दिख ही रही है। ठीक है, ये मैंने मान लिया वैद्युत क्षेत्र होगा। अब बात आती है कि अगर मैं इस वैद्युत क्षेत्र को जो क्रिएट कर रहा हूँ वो किसी चार्ज की वजह से नहीं किया है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु आवेश होता था, एक बिंदु आवेश की वजह से हम वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पे क्या करते थे, जनरेट करते थे। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बिंदु आवेश ना लेकर मैंने एक प्लेट पर धनावेश वितरित कर दिया और एक प्लेट पर ऋणावेश कर दिया, और दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रख दिया। समांतर मतलब बीच की दूरी हमेशा इनके बराबर रहेगी। तो धनावेश और ऋणावेश से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं, और उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को हम वैद्युत क्षेत्र से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, करना यह है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र जो हमने बना लिया, मैं आवेशित कण की गति। अब मान लो कि इसमें कोई एक आपके पास आवेशित कण है, दैट इज Q। ठीक है, अगर आप किसी भी आवेशित कण पर जब वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे तो वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करने की वजह से उस पर एक बल, वैद्युत बल कार्यरत हो जाता है, और उस वैद्युत बल की अगर बात की जाए तो वैल्यू क्या होगी, F इक्वल्स टू QE। अगर वैद्युत क्षेत्र है तो उस पर एक वैद्युत बल कार्यरत होगा ही होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास एक आवेशित कण है जिसको वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जिसकी वजह से उस पर एक वैद्युत बल कार्यरत हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी F इक्वल्स टू QE। ठीक है, अगर इस पे बल लगेगा तो आपको पता है न्यूटन के दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग या पहले लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि न्यूटन का पहला और दूसरा लॉ ये कहता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसमें गति प्रारंभ हो जाती है। अगर वहाँ पे गति होती है तो गति के साथ साथ त्वरण भी तो क्रिएट होगा। ठीक है, गति मतलब वेलोसिटी होगी तो उसमें त्वरण भी होगा। तो अगर मेरे पास फोर्स पता है और इस आवेशित कण का मास m हो, है ना, यदि इस आवेशित कण पे आवेश Q और मास m हो तो उस आवेशित कण का त्वरण क्या होगा, त्वरण हो जाएगा मेरे पास A इक्वल्स टू F अपॉन M। F इक्वल्स टू M में होता है, मैंने M को डिवाइड कर दिया तो वो क्या दे देगा, त्वरण दे देगा। F की वैल्यू कितनी है, QE अपॉन M। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या पता लग गया, मुझे त्वरण पता लग गया। अब जब मुझे त्वरण पता लग चुका है तो मैं इससे क्या पता कर सकता हूँ, वेलोसिटी भी पता कर सकता हूँ, नहीं गति भी पता कर सकता हूँ, उसकी गति क्या होगी, और यही मुझे पता करना है। तो गति पता करने के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि जब आवेशित कण प्रारंभ में क्या था, एक रेस्ट पोजीशन में, देखो आवेशित कण को यहाँ पर रखा हुआ है ना। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि अगर किसी भी आवेशित कण को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए मतलब U कितना हो जाएगा, 0, तो उस पर एक बल कार्यरत हो जाता है जिसकी वजह से उसमें एक त्वरण और गति उत्पन्न हो जाएगी। अब एक बात बताओ, जब इसमें त्वरण उत्पन्न होगा तो ये कुछ दूरी तो तय करेगा ना,
मैंने मान ली यहाँ से यहाँ आ गया, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया, तो इसने कुछ एक्स दूरी तय की होगी। तो दूरी कितनी तय की है, मान लेते हैं डिस्टेंस इसकी तय की गई है एक्स के बराबर। तो अब पूछा यह गया है कि एक्स दूरी तय करने के बाद इसकी गति क्या होगी, है ना, आवेशित कण की गति क्या होगी। तो मैंने मान लिया दूरी x तय करने के बाद मैं इसकी गति पता करना चाहता हूँ। x दूरी वो कितनी भी हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि डिस्टेंस मेरे पास x है, इस x डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद उसकी गति क्या होगी मुझे ये पता करना है, यानी मुझे फाइनल वेलोसिटी पता करनी है क्या होगी। u इनिशियल वेलोसिटी हो गया यानी प्रारंभिक वेग, ये डिस्टेंस मुझे पता है, और मुझे इसका अंतिम वेग पता करना है, जबकि मुझे त्वरण कितना पता है, QE/m के बराबर पता है। अब जब मुझे वेलोसिटी पता करनी है तो मैं क्या करूं, गति का तृतीय समीकरण यूज कर लेता हूं। तो गति के तृतीय समीकरण के अनुसार इक्वेशन बनती है v² = u² + 2as, है ना। v क्या है जो मुझे पता करना है, u कितना है 0, 2 a कितना है, a की वैल्यू है इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग QE/m, और s कितना है, डिस्टेंस x है। तो यहाँ से v² की वैल्यू कितनी आ गई, 2QEx/m। तो v कितना आ जाएगा, अंडरवुड में 2QEx/m। बस यही पता करना था आपको, गति आ गई बस समझ में। तो गति तो बहुत इजी है जो आप निकाल सकते हो यहाँ से। अब बात आती है ये कि अब इस इक्वेशन को आप चेंज कर सकते हो बहुत सारे टर्म्स में। जैसे इस इक्वेशन को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसे पोटेंशियल के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। पोटेंशियल के टर्म में यहाँ पे ये E क्या है, यहाँ पे ये E है वैद्युत क्षेत्र। बात ध्यान रखना क्योंकि आगे जाके कंफ्यूज ना हो रहा हो, यहाँ पे ये E है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र के टर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैं चाहूँ तो इसे विभवांतर या विभव के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। आपको पता है विभव V बराबर क्या होता है, विभव V बराबर होता है E/x। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो रिलेशन था लास्ट वीडियो में, E = आता है dB/dr। अगर मैं मान लूँ कि विभवांतर मेरे पास V है और दूरी में अंतर कितना x, तो ये x यहाँ नहीं आ रहेगा, ये किस तरह से लिखा रहेगा, फिर ये लिखा रहेगा E = B/x और V बराबर क्या हो रहेगा E/x। तो मैंने यहाँ से इस इक्वेशन को ड्राइव किया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ध्यान रखना किस तरह से ड्राइव की गई है। तो मैंने यहाँ पे ड्राइव किया है वो है E = dB/dr, और मैंने बोला विभवांतर V के बराबर है और दूरी में अंतर x के बराबर है। तो मैंने dr की जगह पर रख दिया x और विभवांतर रख दिया v के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू चाहिए थी, तो v की वैल्यू कितनी हो रहेगी E/x। यहाँ पे पुट करो और इस चीज़ को यहाँ पुट कर दो। तो देखो v वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 2Q E/x के पे रहेगा विभवांतर, और ये हो रहेगा अपॉन नीचे m। इसको आप विभवांतर भी बोल सकते हो, विभव भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को एनर्जी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा जो होती है वो हम E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जब E की बात करते हैं, E मतलब कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा, और कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा दो चीज़ों के सम के बराबर होता है। किस किस के, पोटेंशियल और काइनेटिक के बराबर होता है। दिस इज काइनेटिक एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये हो गई आपकी कौन सी, पोटेंशियल कौन सी एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे कन्वर्ट करने वाला हूँ किसमें, टोटल एनर्जी की फॉर्म में, नॉट वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र तो ये था, आप इसे रिप्रेजेंट करने वाले हो किसके टर्म में, आप रिप्रेजेंट करने वाले हो इसे टोटल एनर्जी के टर्म्स में। जब टोटल एनर्जी की बात करोगे तो हमें पता है कि V बराबर होता है W/Q, और आपको अभी मैंने बोला W भी E के बराबर ही होता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो E की वैल्यू किसके बराबर है, E बराबर हो जाएगा V/Q, है ना। जब E बराबर हो रहा है VQ तो यहाँ पुट कर दो, तो QV की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ E। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे नहीं बन जाएगी, वेलोसिटी = 2 टोटल एनर्जी अपॉन मास, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल मिला के 3 फॉर्मूले बन जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले बनाए गए हैं ये न्यूमेरिकल्स के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि आप वहाँ पे इसको अंडरस्टूड कर पाओ और न्यूमेरिकल्स करने में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इसी वजह से ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए हैं। वैसे आपसे जो पूछा गया था वो सिर्फ यहाँ तक पूछा गया है कि वेलोसिटी कितनी होगी अगर किसी भी आवेशित कण को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। तो बात समझ आ गई कि वेलोसिटी होगी ये वाली, क्लियर बात, चलो क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि हम जब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र को में आवेशित कण को रख रहे हैं तो हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन आ गई। अब आपको करना ये है कि जब आप एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेशित कण को
लंबवत डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे, मतलब कि मान चलो कि मेरे पास दो, चलो मैं टॉपिक पे बताता हूँ, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पाथ। ठीक है, तो गमन पाथ मतलब कि किस पाथ को वो फॉलो करेगा जब उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा। ठीक है, अब एक समान वैद्युत क्षेत्र आपको बनाना है, तो मैंने आपको वही दो तरीके बताए थे कि या तो आप बिंदु आवेश की वजह से बना सकते हो, या फिर दो समांतर प्लेटों पर एक समान रूप से अगर आवेश को आप वितरित कर दोगे तो भी वहाँ पे क्या किया जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने दो प्लेट समांतर प्लेट बनाई, एक पर प्लस आवेश यानी धन आवेश और एक पर ऋण आवेश को एक समान रूप से वितरित किया हुआ है। ठीक है, अब ये एक समान रूप से अगर आवेश वितरित किए हुए हैं और प्लस और माइनस मेरे पास दोनों हैं, तो इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र होगा जिसकी दिशा हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, प्लस से माइनस की ओर होगी, और ये वैद्युत क्षेत्र कहीं ना कहीं वैद्युत बल रेखाओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ई बता रहा है। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वैद्युत क्षेत्र में जो एक समान है, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर आप एक आवेश को लंबवत, जिसका मैंने मान ली वैल्यू कितनी है क्यू, लंबवत दिशा में प्रवेश कराओ, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, मतलब कुछ ऐसे कह सकते हो, ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और आवेश आप जो एंटर करा रहे हो वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो बात क्लियर होनी चाहिए कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को जो आप एंटर करा रहे हो वो लंबवत दिशा में होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र तो ये है और आवेश इस तरह से एंटर कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में होता क्या है, पहले ये समझो। देखो, अगर जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में आप आवेश को लंबवत दिशा में एंटर कराते हो तो वहां पर एक तो एक्स डायरेक्शन होगी, जो ये डायरेक्शन मान ली जाएगी एक्स होगी। ठीक है, मैंने मान लिया एक्स डायरेक्शन है, और एक होगी वाई डायरेक्शन जो ये वाली होगी। आपको पता है ना, वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि अब एक बार बताओ, जब ये आवेश एंटर करेगा तो इस आवेश पर एक बल कार्य करेगा, और बल कौन सा होता है, F इक्वल्स टू क्यू ई, है ना। तो आप पढ़ के आ चुके हो कि बल कितना होता है, क्यू ई होता है। अब एक बात बताओ, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र तो ये नीचे की साइड है और आवेश लंबवत एंटर कर रहा है, तो आवेश पर x दिशा में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर होता है F इंटू एक्स, F डॉट एक्स। डॉट जब हटाओगे तो कितना आएगा, डॉट हटाने पर आएगा यहाँ पर आपके पास एफ एक्स कॉस 90 डिग्री, क्योंकि एंटर कितने पे कर रहा है, वो 90 पे कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो उस केस में किया गया कार्य कितना माना रहेगा, 0। तो क्या x डायरेक्शन में कोई भी कार्य हो रहा है, नहीं, x डायरेक्शन में किया गया कार्य आ रहा है 0। जब x डायरेक्शन में किया गया कार्य आपके पास 0 प्राप्त हो रहा है तो ये माना जाता है कि उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर x डायरेक्शन में कोई भी पाथ ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि जब कोई बल ही कार्य नहीं कर रहा उस केस में तो वहाँ पे कोई पाथ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखना कि जब भी हम किसी भी दिशा में कोई भी पार्टिकल भेजते हैं, अगर उस दिशा में लगने वाला बल कोई भी कार्य नहीं कर पाता है तो उस दिशा में उसका पाथ भी डिफाइन नहीं होता है। बात समझ आ गई, ये चीज़ ध्यान रखो। मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैंने ये बोला कि जब भी आप किसी पार्टिकल को किसी भी दिशा में प्रोजेक्ट करते हो और उस दिशा में उस पर लगने वाला बल के द्वारा किया गया कार्य 0 हो तो उसका पाथ उस दिशा में नहीं होता है। दैट मीन कि आप उस दिशा में हो ही नहीं। जैसे मैं बोल सकता हूं कि आप x डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे थे, आप पे कोई बल लगा, आपके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, मतलब कार्य नहीं हो रहा है, तो मतलब यही तो हुआ, वो नीचे झुक जाएगा, क्योंकि अगर कार्य होता तो वो उस पाथ में होता ही होता। देखो ऐसे समझो, W बराबर होता है एफ एस, है ना। डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो जाता है तभी कार्य 0 माना जाता है, चाहे बल लगे या ना लगे। ठीक है, बल 0 है तो कार्य तो है ही नहीं, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो कार्य 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि वो जिस पाथ में जा रहा है वो लौट के भी तो उसी पाथ में आ गया होगा, या वो पाथ हुआ ही नहीं होगा, वो कहीं और झुक गया होगा। जैसे एक्स डायरेक्शन में पाथ होना था लेकिन वो एक्स डायरेक्शन में गया ही नहीं हो तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किया गया कार्य 0 हो तो उस पाथ में, उस डायरेक्शन में कोई पाथ नहीं होता है। तो ये माना जाएगा कि ये पार्टिकल जो लंबवत एंटर कर रहा था वो एक्स डायरेक्शन में न जाके कुछ इस तरह से झुक जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट बचा ही नहीं। जब एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो हम ये कह सकते हैं एक्स डायरेक्शन में ये कार्य 0 कर देगा। तो मैंने मान लिया कि ये कुछ वाई डायरेक्शन में गया होगा, कितनी हाइट पर, वाई।
मैंने मान लिया कि वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे आ गया, कहाँ पर, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसने जो पाथ ट्रेवल किया है वो वाई डायरेक्शन में किया है, ना कि एक्स डायरेक्शन में। तो मुझे अगर ये पाथ पता करना है कि ये पाथ कितना होगा और कैसा होगा, तो मुझे उसके लिए क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि इसकी प्रारंभिक गति यू वाई डायरेक्शन में कितनी होगी, तो वो तो जीरो है ना। हम जो एंटर करा रहे थे वो लंबवत एक्स डायरेक्शन में करा रहे थे। एक्स डायरेक्शन में तो मेरे पास वेलोसिटी हो सकती थी, लेकिन वाई डायरेक्शन में मेरे पास कोई गति प्रारंभिक नहीं होगी। पहला पॉइंट ये समझें। दूसरा, बल कितना लग रहा है, बल लग रहा था F इक्वल्स टू क्यू ई, है ना। तो एक्सेलरेशन भी पता किया जा सकता है, एक्सेलरेशन कितना होगा F अपॉन एम, और F की वैल्यू कितनी है क्यू ई अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन पता लग गया मुझे, इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई। मुझे अब पता क्या करना होगा, टाइम, जिससे पाथ निकाला जा सके, यानी कि मुझे वाई की वैल्यू निकाली जा सके। तो टाइम पता करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, देखो वो ये कि जब ये बाई डायरेक्शन में नीचे तो आया है, लेकिन इसने ट्रैवल तो एक्स भी तो की है, गया तो वो ऐसे है, लेकिन इस पाथ पर एक्स भी तो है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल में आप पार्टिकल को इस तरह से फेंकते हो, ना तो ये x होती है ना ही ये y होती है, लेकिन इसके दोनों कंपोनेंट होते हैं, x में भी कंपोनेंट होता है और y में भी होता है। जब आप रेंज निकालते हो ना, तो रेंज के लिए क्या करते हो, x इक्वल्स टू यू इंटू टी करते हो ना, तो x इक्वल्स टू यू इंटू टी करते हो। तो इसका मतलब यही होता है कि आपके पास जो वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया गया था वो एक्स डायरेक्शन में भी ट्रैवल करके जाएगी, और ये वाली भी हाइट होगी एक, यानी वाई डायरेक्शन में भी ट्रैवल करेगी। लेकिन ये पूरी तरह से एक्स में नहीं मानी जाती है, ना ही पूरी तरह से ये वाई में मानी जाती है, ये बीच में मानी जाती है। इसको कहते हैं प्लेनर मोशन, यानी कि एक्स वाई मोशन। ठीक है, तो आप जो प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप पे पढ़ के आए हो ना, वो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहेगा। अब जैसे मैंने बताया कि जब मुझे रेंज निकालनी होती है, तो रेंज मतलब होता है डिस्टेंस, और आपको पता है फॉर्मूला, दूरी बराबर कितना होता है, 4 इंटू समय, दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो मैंने क्या बोला था अभी स्टार्टिंग में कि मैं पार्टिकल को यहाँ पर लंबवत एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो यू वाई तो जीरो है, लेकिन यू एक्स यहाँ पर वी मान लेता हूँ कि मैंने वी गति से इसे प्रोजेक्ट किया होगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में तो होगी, वाई डायरेक्शन में जीरो होगी। अभी भी सुन लो मैंने क्यों बोला, मैंने बोला था इनिशियली कि जब हम पार्टिकल को लंबवत डायरेक्शन में एंटर करा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र से, यानी एक्स डायरेक्शन में कराया, तो एक्स डायरेक्शन में उसकी कुछ ना कुछ गति होगी, लेकिन वाई डायरेक्शन में उसकी गति शून्य होगी। अब मैं मान लेता हूँ कि उसे यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम कितना लगा है, टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन वी। देखो x इक्वल्स टू यू टी था, u की जगह मैंने मान लिया v होगा, तो t बराबर क्या होगा x अपॉन v। तो टाइम भी आ गया मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गया। तो मैं गति का दूसरा समीकरण यूज़ करता हूँ, और दूसरा समीकरण हमेशा पाथ बताता है। कैसे, देखो s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप जिस डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, जिस डायरेक्शन में, उसी की स्पीड लोगे। आप बात करो वाई डायरेक्शन में, तो वाई का ही डिस्प्लेसमेंट लिया रहेगा। ठीक है, अब एक बात है, यू वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ई अपॉन एम, और टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m वी विच इज इक्वल्स टू वाई। तो वाई के बराबर कितना आ गया, क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m वी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपने कुछ इस तरह से इक्वेशन पढ़ी हुई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, है ना। तो ये कहता है कि अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a बाई। तो ये इक्वेशन है किसकी, ये इक्वेशन आपकी परवलयाकार पाथ की, है ना। परवलय आपने पढ़े होंगे, तो ये इक्वेशन हमेशा परवलय को बताती है। अगर मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ, तो समथिंग मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 4a को मैं नीचे ले गया, तो y बराबर हो गया सी एक्स स्क्वायर समथिंग, है ना। क्योंकि 4a कांस्टेंट है, आप चाहे नीचे ले जाके यहाँ पे ले जाओ या ऊपर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस ये ध्यान रखो कि जब एक्स स्क्वायर वाई के साथ रिलेट हो या वाई स्क्वायर एक्स के साथ रिलेट हो, तब उस केस में हमेशा पाथ परवलयाकार होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ जब कंपेयर करोगे तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है दोनों। जब दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि आवेशित कण का पाथ, जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में कण को एक स्पीड से एंटर कराते हैं, तो उसका पाथ हमेशा कैसा होगा, परवलय। ठीक है, तो पाथ हमारा आगे कैसा होगा, इसका पाथ एक परवलयाकार होगा।
क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो आप बस उसी से याद रखो कि परवलय से आप इसकी तुलना कर दो, तुलना करने पर हमें जो पाथ प्राप्त होगा वो उसका परवलयाकार पाथ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। बस ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर वाई से रिलेट करता है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से सी से कंपेयर किया जा सकता है, और ये इक्वेशन यहाँ पे भी बन पा रही है, तो इसका मतलब कैसा पाथ हो गया, ये एक परवलयाकार पाथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जिसमें आपको करना ये है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का आपको संतुलन करके बताना है कि उस पर फिर आवेश कितना होगा। ठीक है, तो टॉपिक है आपका ये कि अगर मैं बोलूं कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का भार संतुलन, ठीक है, यानी कि अगर आप वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को रख देते हो तो उसका अपना भार होगा जो संतुलन की अवस्था में होगा, तो आपको फिर उस केस में बताना है कि उस पर आवेश कितना आ रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो प्लेटों पर एक समान रूप से धनावेश और ऋण आवेश को वितरित कर दूं, अब ये वितरण ऐसे भी हो सकता है कि माइनस ऊपर और प्लस नीचे, कोई डेफिनेट रूल नहीं है कि हमेशा प्लस ऊपर होगा या माइनस नीचे होगा, या माइनस ऊपर होगा तो प्लस नीचे होगा, कोई रूल नहीं है, कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि इनके बीच की दूरी कितनी है, डी। ठीक है, मैंने दूरियां भी ले ली। अब मैं बोल रहा हूँ कि इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र होगा जिसकी डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस होती है, प्लस से माइनस होगी। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ई को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी ई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक आवेशित कण है, अब वो आवेशित कण धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश हो, उस केस में बल तो सेम रहने वाला है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया एक ऋणावेश। ऋण आवेश का अगर देखा जाए बल की दिशा कहाँ होगी, ऋण हमेशा अट्रैक्टेड होता है प्लस के द्वारा और रिपेल होता है माइनस के द्वारा, यानी कि ये आकर्षित होगा ऊपर की ओर और इधर से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, यानी कि F जो होगा वो ऊपर की साइड लग रहा होगा और इसका अपना मास या भार कहाँ होगा, नीचे की साइड होगा, है ना। भार तो हमेशा नीचे ही रहता है, भार तो कभी कहीं नहीं रहता, भार तो जहाँ है वो वही रहेगा, नीचे की साइड। और यहाँ पे अगर मैं धन आवेश ले लूँ तो इस पे बल कहाँ लगेगा, ऊपर की साइड, क्योंकि ऋण खींचेगा और धन ऊपर भेजेगा, तो भार कहाँ होगा, नीचे। अब क्वेश्चन आप ये बोलोगे सर हम कहाँ ऋण लें और कहाँ धनावेश लें, ये कैसा पता लगेगा। तो पता करने का सबसे सिंपल सा फंडा ये है कि जब प्लस ऊपर है तो बल ऊपर लगे, प्लस की वजह से माइनस ले लो, माइनस की वजह से प्लस ले लो। ठीक है, क्योंकि भार की साइड में ही अगर बल लग गया, यानी कि एक तो भार भी नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से बल भी नीचे की साइड हो रहेगा, तो वो संतुलन की अवस्था में कभी आ पाएगा, तो कभी नहीं आ पाएगा। हमें संतुलन लाना है। संतुलन लाने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि भार और उस पर लगने वाला बल दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो गए तो वो संतुलित ना होकर नीचे ही गिरने की कोशिश करेगा हमेशा। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो, अब आपको प्लस और माइनस भी क्लियर हो गए होंगे क्यों ले रहे हैं। अब बात आती है कि अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो संतुलन की अवस्था में ये कह सकता हूँ कि इस पे लगने वाला वैद्युत बल और भार दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या रहने वाले हैं, बराबर। वैद्युत बल की वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू ई। मैंने मान लिया दोनों के आवेश Q हैं, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी E होगी, तो Q E बराबर हो जाएगा mg। अब बात आती है कि मुझे यहाँ पे आवेश पता करना है, तो यहाँ पे मास को ये दे भी सकता है, तो आप डायरेक्ट लगा देना इक्वेशन। अगर मास ना दे के उसने बोल रखा है कि आपके पास एक आवेशित कण है जिसकी रेडियस r है, यानी कि त्रिज्या उसकी r आपको दे रखी है, उसका घनत्व आपको दे रखा है रो, तो आपसे मास भी डिफाइन किया जा सकता है। मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम अगर ये एक समान आवेशित कण है, जो मैंने मान लिया कि एक सॉलिड स्फीयर होगा, यानी कि ठोस गोला होगा, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यू इंटू रो, तो ये मास हो जाएगा। इस मास की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, अगर इस कंडीशन में रखा है तो इस कंडीशन में लगा दो। अगर ये रखा होता है होलो स्फीयर तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 4 पाई। होलो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, पहली बात नहीं होता, तो वॉल्यूम हमेशा उस चीज़ का निकलेगा जो वहाँ पे ठोस होगा। ठीक है, तो ठोस ऑब्जेक्ट जो भी इधर रखा हो आप उसके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम लिख देना, और वॉल्यूम लिख के आप उसे वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो m बराबर क्या हो रहेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी आपको गिवन है, रो है, रेडियस आपको पता थी r है, तो मास यहाँ पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो Q E बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू इंटू रो इंटू जी। Q बराबर हो जाएगा E का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 4 पाई r क्यू रो जी अपॉन 3e। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि अगर दो प्लेटों के बीच की दूरियां d हैं और उनके बीच
वैद्युत क्षेत्र ई है, तो विभवांतर कितना होगा, तब उस केस में विभवांतर की वैल्यू हो जाती है E इक्वल्स टू वी अपॉन डी। अभी अभी बताया था मैंने, तो E बराबर वी अपॉन डी यहाँ पुट कर दो, तो इक्वेशन बन जाएगी Q इक्वल्स टू 4 पाई RQ रो जी। अब देखो यहाँ पे जब V अपॉन डी रखो, D ऊपर चला रहेगा, तो D अपॉन 3V। तो या तो आवेश इस फॉर्म में लिख सकते हो या आवेश आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, किसी फॉर्म में लिखो, बात एक ही होगी। तो आवेश की वैल्यू आप ध्यान रखोगे कितनी होगी, 4 पाई RQ रो जी अपॉन 3E, या फिर Q इक्वल्स टू 4 पाई RQ रो जी D अपॉन 3V। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट्स ऑल। और आपको ये संतुलन की अवस्था में आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि विभव कितना होगा, उससे पहले केस में आपको बता दिया पाथ क्या होगा, और उससे पहले कंडीशन में आपने पढ़ लिया कि उसकी गति क्या होगी, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपका कुल मिला के ये 3 केस हैं जहाँ पर हम 2 समांतर प्लेटों को लेकर डील करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्थितिज ऊर्जा, जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। और स्थितिज ऊर्जा आपका ख़त्म होते ही एक टॉपिक और बचेगा, जिसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का पूरा रिवाइज कर लें, और कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ ना आए तो मुझे बता देना। ठीक है, ओके बाय।